मतलब इंडिफरेंस का ऐसे कॉम्बिनेशंस को, टू गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन को बताता है जिसमें सैटिस्फैक्शन लेवल इक्वल होता है। व्यक्ति चाहे किसी भी कॉम्बिनेशन को चूज कर सकता है, उसमें उसका सैटिस्फैक्शन लेवल कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। इसको हम एक टेबल के द्वारा बता सकते हैं। जैसे ये हमारा टेबल है, इसमें कॉम्बिनेशन दिए, ये x, ये y और ये हमारा सैटिस्फैक्शन लेवल या संतुष्टि स्तर। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉम्बिनेशन, इसमें हम x की वन y की 25 मिनट्स ले सकते हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन में हमें x की 2 y की 20, थर्ड में x की 3 y की 16, फोर्थ में x की 4 y की 13, फिफ्थ में x की 5 y की 11 और सिक्स्थ में x की 6 और y की 10 यूनिट्स हमने ली है। तो इन सब में हम देखते हैं सारी कॉम्बिनेशन में हमारा जो सैटिस्फैक्शन लेवल है, जो संतुष्टि स्तर है, वो क्या है, सब में इक्वल सेम है। मतलब हम इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं। अब इन सारे कॉम्बिनेशन को हम तटस्थ वक्र पे देखते हैं। जो हमारा तटस्थ वक्र है, इसको हम आईसी कर्व या तटस्थ वक्र या आईसी कर्व कहते हैं। इस आईसी वक्र पे जो हमारे जितने भी ये पॉइंट दिए हुए, जो हमारे कॉम्बिनेशन दिए हुए ए बी सी डी ई, जैसे कॉम्बिनेशन ए पे हम x की 1 वस्तु और y की 25 इकाई का यूज कर रहे हैं। x गुड्स की 1 यूनिट्स और y की 25 यूनिट्स। ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है x वस्तु और y एग्जिस्ट करता है y वस्तु। x एग्जिस्ट करता है x गुड्स और y वस्तु एग्जिस्ट करता है y गुड्स पर। अब इसमें हमारा a पे हमने x की 1 y की 25, b पे हमने x की 2 y की 20। इनमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन हम देख लें, हम चाहे a b c d e कोई सा भी चूज करें, हमारे सारे कॉम्बिनेशन में जो सैटिस्फैक्शन लेवल कैसा होगा, इक्वल होगा। मतलब हम इसमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। इसी को हम एक इंडिफरेंस में तटस्थता मानचित्र के द्वारा बताते हैं। तटस्थता मानचित्र में हमारे यहाँ पे तीन कर्व दिए हुए हैं। तटस्थता कर्व IC1 IC2 IC3 डिफरेंस कर्व के दिए हुए। अगर हम IC1 की बात करें तो IC1 की अपेक्षा IC2 का हमें ज्यादा संतुष्टि स्तर पता चलता है। मतलब IC1 से ज्यादा बेटर सैटिस्फैक्शन लेवल हमारा IC2 का होता है, IC2 से बेटर सैटिस्फैक्शन लेवल हमें IC3 पे मिलता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, हमारा सैटिस्फैक्शन लेवल कैसा होता है, ज्यादा हो जाता है। जैसे जैसे हमारा तटस्थता मानचित्र ऊपर की ओर शिफ्ट होता है, वैसे वैसे हमारा सैटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज हो जाता है। किंतु यदि हम एक ही ऐसे कर्व पर किसी भी पॉइंट पे जाए, चाहे इस पॉइंट पे जाए या इस पे जाए, हमारा सैटिस्फैक्शन लेवल या संतुष्टि स्तर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। चाहे इसको चूज करें चाहे हम इसको चूज करें, हमारा सैटिस्फैक्शन लेवल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद आता है इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र की मान्यता assumption। फर्स्ट मानता है ये हमारी कि उपभोक्ता जो है या कंज्यूमर जो है वो रेशनल विवेकशील, मतलब उपभोक्ता को सारी जानकारी है वस्तुओं की, गुड्स की। सेकंड जो है हमारा वो ये है कि जो कंज्यूमर है वो गुड्स को रेंट दे सकता है, मतलब उसको कम में क्रमबद्ध कर सकता है। ठीक है। थर्ड मान्यता थर्ड assumption जो है हमारा वो ये है कि उपयोगिता जो होती है, यूटिलिटी जो होती है क्रमबद्ध होती है, मतलब श्रेणी के द्वारा होती है। हम A को B की अपेक्षा ज्यादा रेंट दे सकते हैं, B को C की अपेक्षा ज्यादा रेंट दे सकते हैं। इसके बाद जो है फोर्थ assumption मान्यता वो होती है हमारी जो मान्यता की तर्कसंगत लॉजिकल। जैसे यदि कोई कंज्यूमर है वो A को B की अपेक्षा ज्यादा पसंद करता है और B को C की अपेक्षा ज्यादा पसंद करता है, तो हमेशा वो ऑलवेज A की अपेक्षा C को पसंद करेगा। मतलब अगर कोई कंज्यूमर है वो A को ज्यादा प्रेफरेंस, B को ज्यादा प्रेफरेंस देता है A के कंपेयर में और C को ज्यादा प्रेफरेंस देता है B के कंपेयर में, तो ऑलवेज वो क्या करेगा, C को ज्यादा प्रेफरेंस देगा A के कंपेयर में। तो ये जो हमारे को मानता है वो assumption जो है कि जो हमारी जो लॉ है ये कैसा होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए, लॉजिकली होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब प्रतिस्थापन की सीमांत। इसका मतलब होता है ये क्या होना चाहिए, डिमिनिशिंग होनी चाहिए, मतलब प्रतिस्थापन की सीमांत का घटती होना चाहिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो डिमिनिश होना चाहिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है जब हमें एक वस्तु की एक इकाई को अगर बढ़ाना पड़े तो हमें दूसरी वस्तु की दूसरी एक इकाई को हमें कम करना पड़े। तो एक वस्तु की कुछ मात्रा हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी मात्रा का क्या करना है, एक उसकी कुछ यूनिट्स को हम इंक्रीज करें तो हमें
चेंज इन y और चेंज इन x, जितना चेंज y में हो रहा है उसका अपॉन में x में चेंज, जैसे 5 यूनिट्स y में चेंज हो रही तो x की 1 यूनिट चेंज होगी, 5 यूनिट्स 2 यूनिट्स y में चेंज हो रही तो x की 1 यूनिट चेंज होगी। इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन की सीमा अंतर। इसी को हम डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे x रूट से यहाँ y रूट से, x वस्तु y वस्तु। अब देखो x रूट से y रूट से सबसे पहले जो कंज्यूमर है वो एक कॉम्बिनेशन को लेता है जहाँ पे x की इतनी ये x की मान लीजिए p मतलब p मात्रा को या p यूनिट्स को लेता है, वो y की q यूनिट्स को लेता है। अब उसे x की p यूनिट्स और y की q यूनिट्स को लेता है। अब उसे अगर मान लो y की x की यूनिट्स को बढ़ाना है, x की यूनिट्स को इंक्रीज करना है उसी आईसी कर्व पे। जब हम उसी आईसी कर्व की बात कर रहे हैं तो वो अगर y की यूनिट्स x की यूनिट्स को इंक्रीज करेगा तो y की यूनिट्स को कम करना पड़ेगा। अगर वो दोनों यूनिट्स को इंक्रीज करेगा तो वो इस आईसी कर्व पे नहीं रहेगा, उससे ऊपर वाले आईसी कर्व पे चले जाएगा। लेकिन अगर उसे सेम संतुष्टि लेवल पे, सेम सैटिस्फैक्शन लेवल पे रहना है तो अगर उसकी x की यूनिट्स बढ़ाना है तो उसे y की यूनिट्स क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। x की यूनिट्स इंक्रीज करी तो y की डिक्रीज करनी पड़ेगी। उसी तरह से अगर y की यूनिट्स इंक्रीज करनी तो x की यूनिट्स क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो अगर उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा को दूसरी वस्तु की मात्रा से एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ेगा। एक वन गुड्स की अगर क्वांटिटी को इंक्रीज करा तो अनदर गुड्स की क्वांटिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी वो सेम संतुष्टि लेवल पे, सेम सैटिस्फैक्शन लेवल पे रह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स कर्व। जैसे हम लोग की विशेषता सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिविजुअल्स कर्व की स्लोप ऑफ इंडिविजुअल्स कर्व इज नेगेटिव। स्लोप के शब्द का कैसे आपको बात करना है यहाँ पे नेगेटिव लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, मतलब लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड होता है, ऋणात्मक होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर हमें एक कमोडिटी को इंक्रीज करना पड़ता है, अगर हमें एक कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करना है तो हमें सेकंड कमोडिटी का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ये P1 ये P2 ये Q2। अगर मान लो हमें x की Q1 से Q2 कंजम्पशन इंक्रीज करना है तो हमें y का P1 से P2 कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जब इसलिए इसका क्या ऋणात्मक होगा, क्योंकि एक वस्तु का उपभोग अगर हम बढ़ाते हैं तो हमें दूसरी वस्तु के उपभोग को कम करना पड़ेगा, तभी हम उसी संतुष्टि स्तर पे या उसी सैटिस्फैक्शन लेवल पर रह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड है हमारी इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु की ओर उन्नत उत्तर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन मूल बिंदु की तरह मूल बिंदु की तरह कैसे और मतलब उन्नत होता है। ये क्यों होता है, ये भी इसी वजह से होता है कि जो हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कैसे डिग्रेडेशन, मतलब सीमांत प्रतिस्थापन दर जो घटती रहती है। एक वस्तु को जब हम दूसरी वस्तु की तुलना में प्रतिस्थापित करें तो हमें पहली वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ता है। वन गुड्स को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमें सेकंड गुड्स को रिड्यूस करना पड़ेगा कंजम्पशन को, तभी हम फर्स्ट गुड को कंजम्पशन को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा टू इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो तटस्थ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। देखो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, ये IC1 ये IC2, यहाँ हमारे पास R, यहाँ हमारे पास Q, ये हमारे पास P। अब P जो है हमारा वो IC1 और IC2 दोनों पे आ रहा है। अगर हम क्रॉस करते हैं दोनों तटस्थ होते हैं या दो इंडिफरेंस का एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो P पे हमें IC1 पे भी IC2 पे भी, तो P जो है वो किसके इक्वल होगा, Q के, और P जो है वो किसके इक्वल होगा, R के। तो क्या R और Q भी एक दूसरे के
उपभोक्ता को किसी गुड्स के कंजप्शन पे कितनी अपनी इनकम को खर्च करनी है, ये इसके लिए उसे इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि उसकी इनकम कितनी है और उस जिन गुड्स को वो कंजप्शन कर रहा है उनकी प्राइस कितनी है, मतलब उपभोक्ता की आय कितनी है और वस्तु की प्रति इकाई कीमत कितनी है। अगर मान लो 2 वस्तुएं दी हुई है, 2 गुड्स दी हुई है और उपभोक्ता को या कंज्यूमर को अपने 80 रुपीज़ इन दोनों पे खर्च करना है। एक्स की मान लो प्राइस है 1 रुपीज़ और एक्स की मान लो प्राइस है 2 रुपीज़ और वाई की है 1 रुपीज़। तो क्या करेगा कंज्यूमर, या तो वो पूरी की पूरी 80 रुपीज़ वाई पे खर्च करेगा, तो क्या करेगा वाई की 80 यूनिट्स को वो कंजप्शन करेगा, या फिर पूरी की पूरी एक्स पे खर्च करेगा अपनी इनकम, तो एक्स की कितनी इकाई लेगा वो 40, क्योंकि 40 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 80, तो वो अपनी सारी इनकम 80 रुपीज़ किस पे खर्च कर रहा है, एक्स वस्तु पे। तो इस तरह से उपभोक्ता के जो बजट लाइन है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स से और वाई से ए और बी, ए बी है। ए पे जो कंज्यूमर है या उपभोक्ता है वो अपनी सारी इनकम सारी आय ओनली वाई गुड्स पे या वाई वस्तु पे खर्च कर रहा है। बी पे हम देख रहे हैं कंज्यूमर या उपभोक्ता है वो अपनी सारी इनकम सारी आय एक्स वस्तु पे या एक्स गुड्स पे कंज्यूम कर रहा है। और ए और बी लाइन को मिला दे तो उपभोक्ता की हमें बजट लाइन या कंज्यूमर की बजट लाइन प्राप्त हो जाती है। इस बजट लाइन के अंदर कोई सा भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर चूज़ कर सकता है जो उसे एक्स और वाई के अलग अलग कॉम्बिनेशन को बताएगा कि वो अपनी 80 रुपीज़ में एक्स की कितनी गुड्स और एक्स गुड्स की कितनी यूनिट्स और वाई गुड्स की कितनी यूनिट्स को कंज्यूम कर सकता है। इसके बाद आता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता का संतुलन। इसके लिए हमारे पास 3 शर्तें होती है, 3 कंडीशन होती है जहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। फर्स्ट कंडीशन तटस्थता वक्र बजट लाइन को स्पर्श करेगा या फिर तटस्थता इंडिफरेंस कर बजट लाइन को टारगेट करेगा। तो सेकेंड कंडीशन MRS XY इक्वल PX अपॉन PY, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स गुड्स की प्राइस और वाई गुड्स की प्राइस के रेशो के इक्वल होना चाहिए। सीमांत प्रतिस्थापन दर एक्स की कीमत और वाई की कीमत के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है हमारी कि जिसका पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो रहा है वहाँ पे MRS XY जो डेक्लाइन पर होना चाहिए, मतलब सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होना चाहिए। अब डायग्राम में देखिए आप, इसमें हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताया गया है। यहाँ पे हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा पॉइंट P पे, जहाँ IC2 वक्र बजट लाइन को AB बजट लाइन को टारगेट कर रहा है या AB बजट लाइन को स्पर्श कर रहा है तटस्थता वक्र। इससे नीचे अगर हम IC1 पे जाते हैं तो वो हमारी बजट लाइन से नीचे, मतलब हमारा संतुष्टि का लेवल या हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, कम होगा। अगर हम इससे ऊपर जाते हैं IC3 पे तो वो हमारे बजट लाइन के बाहर है, इसका मतलब हमारी जो इनकम है उससे ज़्यादा है, स्पेंड करना पड़ेगा। इसलिए हम किस पे जाएंगे, IC2 पे, जो बजट लाइन को कहाँ पे टच कर रहा है, पॉइंट P पे, जहाँ पे एक्स की OM मात्रा और वाई की OL मात्रा हम क्रय कर रहे हैं। एक्स की OL मात्रा या वाई की OM मात्रा, एक्स की OL कमोडिटी और वाई की OM यूनिट को हम परचेज कर रहे हैं। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस बेक क्वेश्चन आपके बुक के दिए जा रहे हैं, इनको आपको नोटबुक में करना है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिए जा रहे हैं।